जिस खेत से दहका को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। बात दरअसल ये कही गई थी, अल्लामा इक़बाल ने उस तबके के लिए कही थी, उस वर्ग के लिए कही थी जो मज़दूर तबका था, लेबर तबका था, जो मुल्क की तामीर में अपना एक हिस्सा रखता है, खेतों को बनाने और तामीरात और बिल्डिंग्स को बनाने में अपना बड़ा रोल अदा करता है। जब बात मज़दूरों के हुकूक़ की आती है तो हम ये देखते हैं कि यकीनन पूरी दुनिया में मज़दूरों के हुकूक़ और उनके राइट्स और अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन होता रहा है। ऐसे में जब कुछ पार्टियां या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनके हुकूक़ की बात करती हैं तो हमें लगता है कि शायद ऊपर वाला भी खुश होता होगा कि मेरी मज़दूर कौम को हक़ दिलाने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं। हमें लगता है कि हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम के लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी। हम अपनी जो है वो तमाम मनोकामनाएं आपके साथ पेश करते हैं कि आपको कामयाबी मिले। लेकिन आप ये बताइए कि एक बहुत बड़ा टारगेट आप लेकर चले हैं, है ना, और देश में जब इम्पीरियलिज्म का दौर है, साम्राज्यवाद का दौर है ना, खून चूसने का दौर है, ऐसे में आपके सामने बड़ा टारगेट है। आप इन चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे? जी देखिए, मुझे लगता है कि 1000 मील लंबे सफ़र की शुरुआत भी पहले कदम से होती है और हम तो पहला कदम भी नहीं उठा रहे हैं। जिन राजनीतिक संगठनकर्ताओं ने ये नई पार्टी गठित की है वो पिछले करीबन 3 दशक से अलग अलग समय में, लेकिन 3 दशकों से ये राजनीतिक संगठनकर्ता मजदूर आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। पूरे देश के 7-8 राज्यों में अलग अलग जगह बड़ी स्ट्राइक्स, बड़े आंदोलनों को उन्होंने लीड किया है। और कहीं ना कहीं उस पूरे सफ़र में हमें इस मकाम पर आकर ये लगा कि चूँकि कोई ऐसी राजनीतिक ताकत देश में मौजूद नहीं है जो मजदूर वर्ग के इंडिपेंडेंट वॉइस को पेश कर सके संसद, विधानसभा और चुनावों के एरिना में, इसलिए जब तक ये नहीं होगा कहीं ना कहीं मजदूर आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा अपने इनकलाबी रास्ते पे। इसलिए हमें लगता है कि ये एक बड़ा टारगेट है, लेकिन ज़रूरी है कि शुरुआत की जाए। हम अपने दर्शकों से माजरत चाह लेते हैं, माफ़ी चाह लेते हैं। हमें पहले इस पार्टी का एक तारुफ कराना था, रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी RWPI है, जिसके ज़िम्मेदारान, कन्वीनर और जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन भी यहाँ मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे थे अभिनव से। जी, अभिनव जी बात बता रहे। अच्छा सत्यम जी, जाहिर है कि आप चूँकि इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद भी हैं, आप पहले कुछ ऐसी संस्थाओं से जुड़े रहे हैं जो देश में जो है वो पत्रकारिता पर अपना एक बड़ा रोल करती रही हैं, जैसे UNI जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप शायद वहाँ से रिटायरमेंट ले चुके हैं और आपने रिवोल्यूशनरी वर्कर्स, तो उस दौर में क्या आपको लग रहा था कि मज़दूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है और रिटायरमेंट लेते ही आप कुछ ऐसा एक धमाका करेंगे, एक पार्टी बना डालेंगे? नहीं, देखिए, मैं रिटायर तो नहीं, मैंने इस्तीफ़ा दिया था 2003 में ही। और उसके पहले से ही मैं ऐसे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ये पार्टी जिन लोगों ने बनाई है वो अलग अलग लंबे समय से मज़दूरों के बीच में, छात्रों युवाओं के बीच में, गांव की महिलाओं के बीच में, गांव के मज़दूरों के बीच में काम करते रहे हैं। उस वक्त भी मैं करता था। पत्रकारिता से जुड़े हुए जो हमारे मेहनतकश साथी हैं, जो तमाम इस देश में लाखों पत्रकार आज ठेके पर काम कर रहे हैं, वो भी एक मज़दूर के दायरे में ही आते हैं। उनके लिए भी हम लोग लड़ रहे थे। मैं यहाँ UNI में भी मैंने यूनियन में काम किया, लेकिन उस दौर में ही मुझे लगा कि अब मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो नौकरी छोड़ी थी। और हम सारे लोगों ने मिल के पिछले जो एक लंबा अरसा गुजरा है उसके जो अपने अनुभव हमारे हुए हैं, उसमें हम लोगों को लगा कि अब अलग अलग जन संगठनों में काम करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें एक मज़दूरों की अपनी एक पार्टी बनाने की ज़रूरत है जो मज़दूरों के स्वतंत्र पक्ष को मजबूती के साथ रख सके। शिवानी, आप स्पोक्स पर्सन हैं और जाहिर है कि मतलब आप ऐसी रिवोल्यूशनरी पार्टी की वो स्पोक्स पर्सन हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? रिवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं? इनकलाब कैसे आएगा? इनकलाब कैसे लाएंगे आप? कुछ बताइए। मतलब मैं अकेले तो नहीं लाऊंगी, ज़ाहिरा तौर पे संगठित कोई ताकत ही इस तरीके के काम को अंजाम दे सकती है। और जिस देश में करोड़ों करोड़ मज़दूर गांव से लेकर शहरों तक में खट रहे हैं, उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता है, तो एक सवाल तो दिमाग में ये भी आता है कि ये आबादी जो इतनी मुफलिसी में जी रही है, जो इतनी तंग हाली में जी रही है, वो कैसे इन सारे चीज़ों को समझ सकती है या इनके लिए लड़ सकती है। लेकिन
ज़ाहिरा तौर पे जहाँ सबसे ज़्यादा अन्याय है, जहाँ सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, उम्मीद की किरण भी वहीं से निकलेगी। कोई टाटा बिरला अंबानी आकर या मोदी अमित शाह राहुल गांधी की जमातें आकर तो ये काम नहीं करने वाली हैं। और तमाम इस तरीके के संगठन भी जो पहले मज़दूरों के हक़ों की बात करते थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे कॉज के साथ ही गद्दारी की है। तो उनसे भी आज के समय में ऐसी किसी उम्मीद रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। आप भी कोई गद्दारी नहीं करेंगी और बेवफाई आपसे नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, इसकी गारंटी एक ही है कि जो पार्टी मज़दूरों, मेहनतकशों और उनके संघर्षों से जुड़े हुए और उन्हीं के साथ रह रहे संगठनकर्ताओं के दम पे खड़ी है, और उससे भी बड़ी बात जो उनके संसाधनों पर चलती है, जो उन्हीं से रिसोर्सेज मोबिलाइज करके अपने तमाम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम को अंजाम देती है, ज़ाहिरा तौर पे वो जवाबदेह रहेगी। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से, पूंजीपति घरानों से, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, चाहे धनी किसान हों, व्यापारी हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हों, उनसे पैसा लेगी तो उनकी जवाबदेही उनके प्रति होगी। तो इसका तो एक यही आप कह सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट है कि जो जिसके बीच में रहता है, जिसकी बात करते हैं और जिसके संसाधनों पे अपने तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देता है, वो उसी की बात करेगा, वो उसी का व्यक्ति होगा। हमें लगता है कि जाहिर है कि आप इस पार्टी की जो है जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और ये एक टारगेट है, आपके लिए चैलेंजेस बहुत हैं, जाहिर है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए होता है फाइनेंस, पैसा, दौलत। चूँकि कोई भी कदम बाहर निकालिए, आपने कॉन्फ्रेंस की, पैसा खर्च हुआ, बाहर जाएंगे पैसा खर्च होगा। तो ये आपके पास माध्यम क्या है, इसका सोर्स क्या है, फाइनेंस कहाँ से होगा? जी देखिए, हम लोग अपने पूरे फाइनेंस का एक एक आप कह सकते हैं पाई, हाँ, वो पूरी तरीके से मज़दूरों, मेहनतकशों के बीच में जो कैंपेन्स चला रहे हैं, इस समय भी हमारी पार्टी का कैंपेन चल रहा है। इलेक्शन की घोषणा होने से पहले भी RWPI के कैंपेन आंदोलनों में सारी चीज़ों में शुरू हो चुके थे। तो लगातार हम उनके बीच से सहयोग जुटाते हैं, उसका पूरा एक एक पाई का हिसाब रखा जाता है, वो पूरा हिसाब ओपन होता है। कहीं पर भी हम जहां मज़दूर आबादी के बीच काम कर रहे हैं, कोई भी आके हमसे हिसाब ले सकता है कि जो हमने रिसोर्सेज जुटाए हैं, वो रिसोर्सेज कहाँ से जुटाए, किस मद में खर्च हुए, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा हम जो इस तरह के प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं वो खुद मजदूर नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इंसाफ हो समाज में, बराबरी हो समाज में, और उन्हें लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, तो वो भी हमें मदद करते हैं। उसमें टीचर्स भी हैं, वकील भी हैं, तमाम किस्म के लोग। क्या कोई ऐसा बड़ा नाम आप बता सकते हैं कि जो मज़दूरों की इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपके इन एफर्ट्स को प्रमोट करने में अपना कुछ रोल प्ले करे और वो कुछ फाइनेंशियली आपकी मदद कर रहा हो? जी देखिए, कुछ तो इस तरह के क्रांतिकारी बुद्धिजीवी साथी हैं जो बाकायदा हमारी पार्टी के कन्वीनिंग बॉडी के मेंबर, ये कात्यायनी हैं, हिंदी की बहुत बड़ी कवयित्री हैं, सभी जानते हैं उन्हें, वो हम लोग के कन्वीनिंग बॉडी की मेंबर हैं बाकायदा। और इस तरह के तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट तो उनकी तरफ से नहीं होगा? फाइनेंशियल, वो तो ऑर्गेनाइजर हैं, वो तो खुद ही फुल टाइम रेवोल्यूशनरी हैं। तो लेकिन आपने पूछा, हाँ, इस तरह का फाइनेंशियली कोई बड़ा नाम इस तरह का तो नहीं है हमारे साथ, और उस पर हम डिपेंडेंट भी नहीं है। अब ऐसे बड़े बड़े नामों पर या बड़ी बड़ी राशियों पर निर्भर नहीं है। तो कैसे, मतलब क्या आपका टारगेट क्या, मतलब कैसे चलाएंगे? क्या देखिए, पहली व्यवस्था क्या होगी फाइनेंस की व्यवस्था? देखिए, पहली बात ये फाइनेंस का सवाल में ये आता है ना कि मान के चला जाता है कि अगर कोई पार्टी है तो उसके लिए करोड़ों करोड़ का खर्च ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, उनको पैसे बांटने हैं, उनको लाख हज़ारों गाड़ियों के जुलूस निकालने हैं, हाँ। तो वो सब हमें करना नहीं है। अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ज़रूरी है, अभी हम जितना जिस दायरे में कर रहे हैं उसके लिए जितना ज़रूरी है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़ाहिरा तौर पे छोटे छोटे रकमें इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो हम कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे इन कामों का दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें मदद करने वाले लोग भी बढ़ेंगे, आम लोग भी सामने आएंगे, तो हम उसी पर निर्भर करेंगे। और हम सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग, आप बस इससे एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग जो अलग अलग जन संगठनों में काम करते रहे हैं, हम लोग ने इसी तरीके से, हम लोग ट्रेनों में कैंपेनिंग करते हैं, बसों में जाके कैंपेनिंग करते हैं, ऑफिसेज़ में कैंपेनिंग करते हैं, फैक्ट्री गेट्स पे कैंपेनिंग करते हैं, वहाँ से हम लोगों से सहयोग इकट्ठा करते हैं। और इससे न केवल इतने सालों तक हम लोग तमाम सारे अपने प्रचार का काम करते रहे हैं, बल्कि हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाएं खड़ी की हैं, लाइब्रेरीज़ खड़ी की हैं, बड़ी बड़ी बुक शॉप्स खड़ी की हैं, बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं जहाँ पर कि जैसे हम लोग सालाना बहुत बड़े इंटरनेशनल सेमिनार करते हैं, वो सारा हम लोगों ने इसी तरीके से बिल्कुल ज़मीनी तौर पे लोगों से छोटे छोटे सहयोग इकट्ठा करके किया है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता, जहाँ पर कि
2.5 करोड़ निठल्ले साधु संत भी वो उनको भी सहयोग करते हैं। दुनिया भर के निठल्लों को सहयोग जहाँ पे मिल जाता है, वहाँ पर अगर उनके हक की बात करने वाले लोग, ईमानदारी के साथ उनके बीच में रहने वाले लोग उनके बीच में काम करेंगे, तो पैसे की वजह से दुनिया में कोई क्रांतिकारी कार्रवाई कभी रुकती नहीं है और हमारी भी नहीं रुकेगी। हाँ, तो ये आश्वस्त हैं इस बात के लिए। WPI के लोग यानी इस रिवोल्यूशनरी पार्टी के लोग इस आश्वस्त हैं और इनको उम्मीद है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। जब निठल्ले साधुओं पर लोग पैसा खर्च कर देते हैं और उनको दे देते हैं, ये इनका मानना है, हम इसकी पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इनकी आइडियोलॉजी का एक वो पार्ट हो सकता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि यकीनन हमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज में समानता लाने के लिए, शांति और सद्भाव लाने के लिए, प्यार और मोहब्बत को लाने के लिए अगर मज़दूर संगठनों का साथ देंगे तो यकीनी तौर पर समाज और धरती के ऊपर प्यार आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ किसी एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।